अरे अरे मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करें, क्योंकि लेक्चर की फीस सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है। आपको अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है, तो नेशनल पार्टी आखिर क्या होता है और कौन कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी में से बाहर निकाल दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को किस लॉ के बेसिस पे, किस रूल के बेसिस पे उनको स्टेटस मिलता है, वो भी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए, आपको तो नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है और ये स्टेटस बेसिकली मिलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही ये स्टेटस मिलता है। जैसे आज के टाइम पे 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई जो मार्क्सिस्ट है वो, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये टोटल 6 पार्टीज़ है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। और जो तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है और सीपीआई है, उन्होंने अपना स्टेटस ख़त्म कर दिया जो नेशनल पार्टी का था। मतलब जो क्राइटेरिया वो पहले मीट कर रहे थे, वो क्राइटेरिया वो नहीं मीट कर पा रहे होंगे, इसलिए उनका स्टेटस हटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये डिसाइड बेसिकली होता है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के बेसिस पे, और उसी से ये रिजर्वेशन और अलॉटमेंट किया जाता है पार्टीज़ को कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। तो अगर मैं नेशनल पार्टी के स्टेटस की बात करूं तो इसका बेसिकली डिटर्मिनेशन होता है जो इससे पहले की इलेक्शन है, जैसे 2014 और 2019 के लोकसभा पोल्स हैं, प्लस जो स्टेट असेंबली में किसी पर्टिकुलर पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे जो 2014 से अगर हम देखें तो उसके बाद में जो भी स्टेट असेंबली पोल्स हुए हैं उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इसमें पहला क्राइटेरिया देखें तो जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोट्स होते हैं वो एटलीस्ट 6% वोट्स होने चाहिए। 6% वोट्स यानी फॉर एग्जांपल किसी ने 10,000 वोट्स दिए, किसी पार्टी ने नहीं, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को, लोगों ने जैसे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको 10,000 टोटल वोट्स डाले, तो उसका 6% क्या होगा? उसका 6% होगा 600। ठीक है, तो 600 जो मिनिमम वोट्स हैं वो तो उस पार्टी को मिलने ही चाहिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस 4 से ज़्यादा स्टेट से ये 600 जो वोट्स हैं वो मिलने चाहिए। प्लस एटलीस्ट जो 4 मेंबर है वो लोकसभा, मतलब उनको 4 सीटें भी लोकसभा में मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर पार्टी से। जैसे आप है तो आपके एटलीस्ट 4 तो एमपी उसमें होने ही चाहिए, किसमें? लोकसभा में। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट। तो टोटल सीट्स कितनी है? जैसे 545 सीट्स हैं लोकसभा की, उसका 2% कितना होगा? उसका 2% हमारा होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारा होगा ये हो जाएगा हमारा एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स। ठीक है, 2% सीट्स, जैसे टोटल 545 सीट्स होती है उसकी 2%, यानी 2% इसका कितना होगा? 11 यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 सीट्स तो लोकसभा में होनी चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ से होनी चाहिए? मतलब 3 स्टेट्स, जैसे लोकसभा जो एमपी चुन के आते हैं ना वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो जैसे राजस्थान, यूपी या फिर हरियाणा, ऐसे 3 स्टेट्स हो गए। उन 3 स्टेट से ये चुन के आ रहे हो ये कैंडिडेट्स, मतलब एटलीस्ट 3 स्टेट से ये 12 सीट्स होनी चाहिए। और फिर थर्ड क्राइटेरिया ये होता है कि जो स्टेट पार्टी है वो एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उनके पास में स्टेट पार्टी का स्टेटस होना चाहिए। फिर उनको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि उनके लिए एक एक्सक्लूसिवली रिजर्व सिंबल्स होते हैं, और ये सब किसके बेसिस पे हो रहा है? यही जो मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 है, उसी के बेसिस पे जो सिंबल्स हैं वो भी एक्सक्लूसिवली उनको मिलते हैं। फिर एक ही पर्सन उनको चाहिए जो उनका नाम, जो कैंडिडेट है उसके नाम को प्रपोज करे, सिर्फ एक पर्सन ही चाहिए। फिर उनके पास में स्पेसिफिक टाइम होता है कि ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट फैसिलिटी है वो भी उनके पास होती है कि दूरदर्शन या आकाशवाणी पे वो ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा 40 स्टार कैंपेनर्स उनके हो सकते हैं, जबकि नॉर्मल पार्टीज़ के सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स ही होते हैं। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिलता है, किस रूल के बेसिस पे मिलता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो यही ये न्यूज़ थी। आई होप सो आपको सारे आर्टिकल समझ आ गए होंगे, एंड इफ़ यू लाइक दी कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।
तो ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेजिस्लेशन में कैसे हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली लेजिस्लेशन में भी जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के द्वारा जो किया जाता है, उसमें हम कैसे इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। और इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्मार्टर वे में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे इंडिया में, और कैसे जो आउटडेटेड लॉ है उनको हम हटा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो मैंने इसको अच्छे से नोट्स की फॉर्मेट में लिख दिया है, तो मैं आपको अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे जो पार्लियामेंट्रियन है, यानी कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको उनको असिस्ट कर सकता है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो भी होता है, जैसे कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो हमारी पार्लियामेंट रहती है उसमें, तो उसमें ये एक बेटर रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे पूछा जाए तो ये बेटर रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो इनको बेटर डेटा अवेलेबल होगा और उससे एक होलिस्टिक आंसर, एक होलिस्टिक रिस्पॉन्स ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि उनको, जैसे जो आज के टाइम में अगर इंडिया की बात करें तो जो पार्लियामेंट्रियन है उनके अंडर में लार्ज मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती है, मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है उसमें जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई अंडर अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसीलिए उनको इतना लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंटेन करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जैसे कोई सिटीज़न की ग्रीवियंस है, कोई प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से एनालाइज कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया पे अगर कोई रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको एनालाइज कर सकता है। फिर कोई इश्यूज़ हो या उन इश्यूज़ में क्या पर्टिकुलरली प्रायोरिटीज़ हैं उनको देख के, इन सारी चीज़ों को देख के वो प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सकता है, जिससे कि जो पार्लियामेंट्रियंस है वो पर्टिकुलरली उस इशू पे ध्यान देंगे। फिर सिटीज़न के जो इनपुट है, जैसे सिटीज़न की कोई ग्रीवियंसेस हो या फिर उनके कोई सजेशंस हो, ठीक है, उनका यूज़ किया जा सकता है जो मैनिफेस्टो होते हैं या फिर जो लॉज होते हैं उनको प्रिपेयर करने में। ठीक है। तो सिटीज़न मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इससे जो सिटीज़न पार्टिसिपेशन है, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वो इस चीज़ से काफ़ी बढ़ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और यूज़ करने से। और इससे एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है और एक ओपननेस है सिस्टम में, वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है। फिर रिसर्च क्वालिटी, जैसे कोई भी डेटा कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं अगर पार्लियामेंट में, तो उस जो डेटा है उसकी रिसर्च क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक जो ब्रीफ प्रिपेयर करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी भी पर्टिकुलर बिल के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनके पास में अवेलेबल होगी। तो इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पार्लियामेंट्रियन है वो एम्पावर होंगे। ठीक है। और पर्टिकुलर हाउस की क्या रूल्स हैं वो भी उनके पास में डायरेक्टली अवेलेबल होगा, उसका एक्सेस भी। कोई अगर अमेंडमेंट्स हुए हैं किसी पर्टिकुलर बिल को लेके, कैसे कोई लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है ना, किसी बिल को ड्राफ्ट करना, उसको कैसे बेटर वे में ड्राफ्ट किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों में एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अगर एआई का यूज़ किया जाता है तो इन सारी चीज़ों में हम इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो लेजिस्लेचर है हमारे, जो पार्लियामेंट्रियंस हैं वो। फिर इंडिया में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमको अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले तो जो भी लॉज हैं उनको अच्छे से कोडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लॉज अच्छे से कोडिफाई होंगे तो उनका यूज़ प्रॉपर वे में करना ईजी हो जाएगा। फिर एक ट्रांसलेशन गैप है। ट्रांसलेशन गैप यानी लॉ मेकिंग, जो लॉ मेकर्स है, जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए, और जो लॉ इंटरप्रेट कर रही है, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर लॉ में जो बात लिखी गई है उसका क्या मतलब है। यानी हम इसमें कह सकते हैं जैसे लॉयर्स हो गए, या पर्टिकुलरली जो सजेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में, तो उसमें क्या लिखा गया है उसको अच्छे से इंटरप्रेट जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एक ट्रांसलेशन गैप है। मतलब एक गैप है जिससे कि एक कॉम्प्लेक्सिटी और ओपेकनेस क्रिएट होती है। तो इस गैप को सबसे पहले मिटाने की ज़रूरत है। और ये कब होगा? जब एक कंप्लीट चैन होगी। ठीक है। मतलब जो पेरेंट एक्ट और सब ऑर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है वो आपस में जब जुड़े हुए होंगे
एक कंप्लीट चेन होगी कि लॉ मेकर्स से लॉ इंटरप्रेटिंग एजेंसी, फिर लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इन सब में एक अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो गैप है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा और इससे जो लॉ मेकिंग एजेंसीज़ है वो अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। और इससे मतलब ये चीज़ इंडिया में, इसके लिए हमें क्या सबसे पहले ज़रूरी है कि लॉज को कोडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो भी आउटडेटेड और इंडिया में जैसे आउटडेटेड लॉज हैं उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो फ्लैग कर सकता है। स्पेशली जैसे कि अगर मैं जैसे सेक्शन 309 की बात करूँ आईपीसी का, इसमें क्या होता है कि अगर कोई सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कोई कर रहा है किसी, मतलब तो ऑलरेडी यानी वो मेंटली डिस्टर्ब है तभी कोई सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करेगा या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये बहुत पुराना लॉ हो गया, मतलब ये चीज़ इररेलेवेंट है ना आज के टाइम पे, क्योंकि आज हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कोई अगर सुसाइड या इस तरीके की कोई चीज़ को अटेम्प्ट करता है तो यानी कि ही इज़ मेंटली इल या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए बजाय कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस मान के उसको, अगर मतलब इन केस अगर कोई सुसाइड नहीं कर पाया, किसी ने अटेम्प्ट किया पर वो छूट गया, मतलब कर नहीं पाया उसको, तो उसको फिर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और फिर उसको जेल भी हो सकती है। तो उसको सॉल्व करने के बजाय और उस पर बर्डन कहीं ना कहीं इस चीज़ से बढ़ता है। तो ये एक तरीके से आउटडेटेड लॉ है, तो इसको भी हटाने की ये मतलब एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये वाला एक हो गया। फिर जो एक एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 वो भी कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जब हमारा कोविड-19 पैंडेमिक आया था उस इशू को ये अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो ये आप देख सकते हैं 1897 का एक्ट है। तो ये सारे आउटडेटेड लॉज हो चुके हैं, तो इनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लैग कर सकता है कि आज के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको हटा दो, है ना। फिर पोटेंशियल आउटकम ऑफ ए पॉलिसी बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा सेट्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं, स्पेशली जैसे टैक्स पेयर का डेटा हो गया, सेंसस का हो गया, हमारा आधार का डेटा हो गया, ऐसे बहुत सारे डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कलेक्ट किया जा सकता है। फिर ये जो डेटा सेट है उसके बारे उसका यूज़ करके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बता देगा हमें, जो भी हमारा पोर्टल होगा वो बता देगा कि इसमें इसके क्या आउटकम हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के, ठीक है। और एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिससे कि जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पार्लियामेंट्रियन जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है, एग्जीक्यूटिव है और जो लॉ इंटरप्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब में आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को लेके इंडिया में कुछ इनिशिएटिव्स ले गए हैं, जैसे कि वन नेशन वन एप्लीकेशन, ये एक इनिशिएटिव है। फिर नेशनल ई विधान पोर्टल, ये भी एक एप्लीकेशन है जो स्पेसिफिकली जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्रियंस हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे जो रूल्स हो गए हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, जो भी रूल्स हो गए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक, वो सारे इसमें अवेलेबल होते हैं, है ना। जो भी मतलब जो हमारे जो लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उनके क्या क्या रूल्स वगैरह जो लॉज हैं वो सारी चीज़ें इस ई विधान पोर्टल में अवेलेबल है, ठीक है। अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूँ तो जैसे नेदरलैंड्स है, वहाँ पे स्पीच टू राइट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये एक प्रोग्राम है, स्पीच टू राइट। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्रियंस हैं उनकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है और उससे रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर की जा सकती है। तो ये भी मतलब ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो इनकी मैं बात करूँ, ये भी आप जैसे वे फॉरवर्ड है उसमें लिख सकते हैं, या फिर कोई एग्जांपल आया कि कहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ यूज़ में है तो हम ये चीज़ इंडिया में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर जापान का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है उसमें क्या होता है कि क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक्स है, मतलब ये प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और ब्राज़ील का जैसे उलेसिस सिस्टम है, ULYSSES, ये उलेसिस सिस्टम है, ये बेसिकली जो सिटीज़न पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाता है। मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि सिटीज़न इनपुट ये डायरेक्टली ले सकता है। तो ये जैसे ब्राज़ील का भी प्लेटफॉर्म है, उसने भी इसी प्रकार से इन चीज़ों का यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी और सिटीज़न पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है। फिर इसमें वे फॉरवर्ड क्या हम लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक था तो उसने एक डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट दिया है, और जो सर्विसेज है उसके डिजिटाइजेशन पे भी स्पेसिफिक ध्यान देने की इसमें कोविड-19 में हमको ये एक ज़रूरत महसूस हुई थी।
तो ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या फिर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया या मशीन लर्निंग हो गया, जो ये आज के समय में जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, दीज आर द नीड ऑफ टाइम, है ना। तो इसीलिए इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और लेजिस्लेचर में या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो गए या पॉलिसी मेकर्स हो गए, अगर वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो इंडिया को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। और इससे एक सिटीज़न फ्रेंडली, ओपन, ट्रांसपेरेंट, इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा विच विल बी वेरी सिटीज़न फ्रेंडली। ओके, तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की और। अब ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है सेकंड स्पेस एज। और ये जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं जो अभी इंडियन स्पेस पॉलिसी आई है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, उससे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और कैसे जो सेकंड स्पेस एज और फर्स्ट स्पेस एज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। साथ में जो इंडिया की स्पेस हिस्ट्री है वो क्या रह चुकी है, और कैसे जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का वो इवॉल्व हुआ है, ग्लोबली इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्या कंट्रीब्यूट करता है, और स्पेशली जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी, जो स्पेस इकोनॉमी है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। और इसमें और भी इसके साथ में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए सेकंड स्पेस एज क्या है, उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्पेस एज क्या है। तो सबसे पहले जो स्पेस की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 1957 से, और ये जो फर्स्ट स्पेस एज की जर्नी है 1991 तक चलती है। उसके बाद में सेकंड स्पेस एज शुरू होती है 1990 से प्रेजेंट तक। जो आज का टाइम है ये हम देख सकते हैं, ये है सेकंड स्पेस एज का। तो 1957 में ये स्टार्ट हुई थी बाय द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट क्या है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पुतनिक फर्स्ट क्या है। और 1991 में जो ये है इसकी, ये मतलब ये टाइमलाइन हम कह सकते हैं। फिर इसमें क्या था, ये बेसिकली जो फर्स्ट स्पेस एज थी यूएस एंड यूएसएसआर, ये दोनों इसमें डोमिनेट करते थे। जो हम कह सकते हैं जो कोल्ड वॉर वाला जो ईरा है ना, उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर स्पेस इकोनॉमी में भी, जो स्पेस सेक्टर है उसमें भी ये दोनों डोमिनेट कर रहे थे। और मोस्टली जो भी स्पेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो गवर्नमेंट ओन्ड थे और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थे। और एनुअली यूएस एंड यूएसएसआर 60 to 120 स्पेस लॉन्चेस किया करते थे। उस टाइम पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 1960 से जो स्पेस एज है वो शुरू हुई थी, जब यूएस ने उनका नाइक अपाचे जो एक साउंडिंग रॉकेट है वो इंडिया को सप्लाई किया था। तब से इंडिया की हम कह सकते हैं जो स्पेस जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में 1969 में इसरो इस्टेब्लिश हुआ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर उस टाइम पे इसका नाम इसरो नहीं था, उस टाइम पे इसरो का नाम कुछ और था। वो भी क्या था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर 1975 में फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो है टीवी और मतलब इसमें ये था कि टीवी जो भी थे, टेलीविजन्स जो थे, उनको विलेजेस तक ले जाने का इसमें बेसिकली इसका पर्पस था, टीवी को विलेजेस में ले जाना, ठीक है। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट फर्स्ट वाला था ये 1977 में। फिर 1979 में भास्कर जो था अपना सेकंड प्रोजेक्ट, ये बेसिकली था एन एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए था 1979 में भास्कर जो हमारा एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट था। फिर 1979 में ही हमने जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, मतलब एक तो होता है जो सैटेलाइट, ये भास्कर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ये दोनों क्या है सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। आर्यभट्ट है और भास्कर है, ये बेसिकली दोनों सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, मतलब इन सैटेलाइट्स को किस में लेके जाया जा रहा है वो कहलाते हैं लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्च व्हीकल है, जैसे इंडिया में आज के टाइम पे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे पहला था, फिर था एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमारा आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। फिर आया GSLV, जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये पूरी इसकी भी टाइमलाइन है। तो सबसे पहले 1979 में SLV लाया, फिर 1981 में एप्पल जो है ये भी सैटेलाइट था, इसरोज फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब जैसे आप देख सकते हैं भास्कर है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एप्पल है वो हमारा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और आर्यभट्ट हमारा क्या था, ये बेसिकली जो टीवी जो है टीवी कम्युनिकेशन, ये भी आर्यभट्ट जो है
वो ये हो गया। फिर एप्पल जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया। इसमें एरिना स्पेस रॉकेट जो स्टेशन है उसका यूज़ किया गया था। फिर 1987 में ऑगमेंटेड सैटेलाइट या एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसको लॉन्च किया गया 1993। अब 1987 तक हम कह सकते हैं कि इंडिया की फर्स्ट स्पेस जो जर्नी है वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। फिर जो सेकंड स्पेस जर्नी वो 1990 से स्टार्ट होती है से प्रेजेंट। उसमें क्या हुआ, आज की अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर्स वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे यूएसएसआर और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें इमर्ज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड यूएसएसआर दूसरी कंट्रीज़ जैसे चाइना और हमारा क्या कहते हैं कि इंडिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ जैसे अभी होप सैटेलाइट लॉन्च किया था यूएई ने। तो इस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर रही है। प्लस प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। 90% ऑफ ग्लोबल स्पेस लॉन्च इन 2020 ये किसमें थे, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 90% ग्लोबल स्पेस लॉन्च किए गए थे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे केबल टीवी हो गया, D2H, स्मार्टफोन्स, ब्रॉडबैंड, OTT, 5G, ये जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई। और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका जो प्रॉफिट है वो इसमें बढ़ गया, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इसमें इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इंडिया की इसमें जर्नी हम कह सकते हैं कि 93 से सेकंड जो हमारा PSLV जब डेवलप हुआ था तब से इंडिया की सेकंड स्पेस जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। फिर 2001 में GSLV का यूज़ किया गया था जो GSAT सैटेलाइट है, ठीक है, उसको प्लेस करने के लिए। फिर 2008 में चंद्रयान 1 को अपने प्लेस किया था। फिर 2014 में MOM जो मास ऑर्बिटर मिशन है, MOM हमारा मास ऑर्बिटर मिशन है, उसको लॉन्च करने के लिए यूज़ किया था 2015 में, ठीक है। इसमें भी GSLV का ही यूज़ किया गया था। फिर चंद्रयान 2 जो 2019 में हमारा सेकंड मून मिशन है उसको लॉन्च किया था। और आज की डेट में आप देख सकते हैं हम जो ह्यूमंस हैं उनको भी भेजने पे काम कर रहा है इंडिया, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली 2014 जैसे व्योम मित्र है उसको तो भेज ही दिया है। 2024 तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ह्यूमन स्पेस मिशन है वो भी एकम्प्लिश हो जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो हमारी स्पेस पॉलिसी आई है अभी, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, उसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पे ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, 2018 में जो स्टार्टअप्स थे स्पेस में वो सिर्फ मतलब वो लेस देन 12 थे और आज की डेट में वो मोर देन 100 हो गए और कंटिन्यूसली इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी बढ़ रहा है। पहले जैसे 2018 में $30 मिलियन का ही था, वो आज की डेट में $65 मिलियन हो गया है। 2021 का ये डेटा है $65 मिलियन, ठीक है। और इट कैन एक्ट एज अ ग्रोथ मल्टीप्लायर, है ना, क्योंकि अलग अलग सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्रॉडबैंड, 5G, D2H, केबल टीवी, इन सब में जो सैटेलाइट्स है उनका काफ़ी यूज़ बढ़ गया है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का अगर पार्टिसिपेशन होता है, अगर इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होता है देन दे कैन एक्ट एज ग्रोथ मल्टीप्लायर। तो इससे एस्टिमेट भी किया हमने इंडियन स्पेस इकोनॉमी 2025 तक $13 बिलियन हो सकती है और इन फ्यूचर और इंक्रीज़ हो सकती है। और इंडिया का आज के टाइम पे अगर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 2% ही है और यूएस का मोर देन 50% है। तो हम देख सकते हैं अभी इंडिया को काफ़ी चीज़ें अचीव करनी है और इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ा सकता है, क्योंकि जैसे यूएस, यूरोप और रशिया में देखें तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे बोइंग हो गया, स्पेस एक्स, एयरबस, वर्जिन ग्लेसियरटेक, ये इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तभी हमने देखा ना कि 90% जो है 2020 में जो लॉन्च हुए थे वो प्राइवेट प्लेयर्स ने किए थे, ठीक है। तो हम इनको बढ़ा कैसे सकते हैं? तो पहला तो जैसे मैंने आपको बताया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, उसका यूज़ करके हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो इंडिया की मतलब खासियत है, जो जैसे आपने सुना होगा मास ऑर्बिटर मिशन में इंडिया ने बहुत ही कम कॉस्ट पे इस मिशन को लॉन्च किया था, मतलब इस हमारा जो मास ऑर्बिटर मिशन है उसको किया था। तो ये इंडिया की हम कह सकते हैं खासियत है कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवली वर्क करता है। स्पेस सेक्टर में भी इस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है और ज़्यादा। साथ में अगर हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाते हैं तो वो और कॉस्ट इफेक्टिव
और एक इफेक्टिव प्रोग्राम होगा। और इसी के रिगार्डिंग जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी डिफाइन की गई है। जैसे इसरो है उसका काम बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा, और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका काम बेसिकली ये ऑपरेशनल पार्ट हैंडल करेगा इसरो का। मतलब जो इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए कैसे यूज़ करना है वो यूज़ किया जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो भी इंडिया के इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, अगर वो जो भी इसरो ने R&D किया है उसका यूज़ करना चाहते हैं वो, तो इस कमर्शियल पर्पस के लिए उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को। और जो इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंगल पॉइंट इंटरफेस है किन किन के बीच में, इसरो के बीच में और कोई सा भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी सेक्टर जो पार्टिसिपेट करना चाहता है इन एक्टिविटीज़ में। तो ये क्या होगा, इन स्पेस सिंगल पॉइंट इंटरफेस, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक PSU है जो ऑपरेशनल पार्ट इसरो का हैंडल करेगा। तो आई होप सो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो बेसिकली PSU है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, मतलब और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास। तो इंडिया को अभी क्या करना चाहिए, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अगर इंकरेज करते हैं तो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा, स्पेशली जो हमारा स्पेस सेक्टर इकोनॉमी है उससे वो और ग्रो होगी, और जो ग्लोबली 2% हम शेयर होल्ड करते हैं ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। फिर टेक पार्ट इन एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज़, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है जो एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज़, मतलब कि जैसे एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो एक्टिविटीज़ होती है। तो जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ है आज के टाइम में इंडिया उसका 70% शेयर होल्ड करता है, पर जो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हो गई जैसे सैटेलाइट का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉन्च सर्विसेज हो गई, है ना, जैसे सैटेलाइट्स को बनाना, रॉकेट्स को, लॉन्च व्हीकल्स, इन सबको जो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इंडिया का शेयर बहुत कम है। इनको कहते हैं हम अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़। तो ये अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा स्पेस एक्टिविटीज़ में, ठीक है। फिर इंडिया का जो शेयर है वो ग्लोबल, हमारा मतलब टारगेट ये है कि वो 2% से कितना इंक्रीज़ हो जाए, 2% से बढ़ के 10% तक बढ़ जाए, ये इंडिया का इसमें बेसिकली टारगेट है। तो इसीलिए रेगुलेटरी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, इनेबलिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो जॉब्स हैं वो भी मोर देन 2 लाख जॉब्स डायरेक्टली इससे क्रिएट होगी। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी इस चीज़ से प्रमोट होगा, और बाकी जो इससे अलग अलग सेक्टर्स में बेनिफिट्स होंगे वो तो आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है पॉपुलेशन बॉम्ब की। मतलब ये हम कह सकते हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें ये चीज़ कवर होती है। साथ में जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए ये आर्टिकल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पॉपुलेशन को एक क्राइसिस की तरह देखा जाता है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात की गई है कि पॉपुलेशन का अगर अच्छे से यूज़ हो, मतलब अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का ढंग से यूज़ करें तो वो एज अ बोन हो सकता है इंडिया के लिए, ठीक है। उसी चीज़ की इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। क्योंकि अभी रिसेंटली अर्थ फॉर ऑल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये कहा है कि जो इतने टाइम से कंसीडर किया जा रहा था कि पॉपुलेशन बॉम्ब ऐसा जो कहा जाता था कि मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको एक नेगेटिव इमेज से ही देखा जाता था, विच इज़ नॉट नेगेटिव रियली, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ की इसमें बात की थी। साथ में जो एक लैंसेट का जर्नल है उसकी भी इसमें बात की गई है, और कैसे ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देखते हैं। जनरली क्या होता है कि अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव इस रिपोर्ट का सबसे जो मेन थिंग, जो चीज़ जो इसमें निकल के आई है वो ये है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। जैसे जो GDP पर कैपिटा GDP है ना, GDP पर पर्सन, वो अगर बढ़ती है तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। और पहले क्या माना जाता था, पहले पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि जो बेबीज़ को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी माना जाता था। कुछ जैसे कम्युनिटीज़ हैं, आपने अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि कुछ कम्युनिटीज़ ये मानती थी कि जो बेबीज़ है दे आर लाइक देयर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे कम हो रही है जब लोगों के पास में इनकम सोर्स बढ़ता है, और साथ में जो एजुकेशन है
फीमेल एजुकेशन है स्पेशली वो जब इम्प्रूव होती है तो जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जो विमेन की जो मैरिजेबल एज है वो एज भी बढ़ जाती है। तो जब उनकी लेट शादी होती है, मतलब लेट अगर मैरिज होती है, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो भी मतलब उनको एक अवेयरनेस है, वो चीज़ इम्प्रूव होती है। और अवेयरनेस इम्प्रूव होने से जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है, मतलब दे टेंड टू प्रोड्यूस लेस बेबीज़। ठीक है। और इसमें जैसे 2 सिनेरियोज़ को भी डिस्कस किया है। फर्स्ट सिनेरियो कि अगर जैसे डेवलपमेंट का अभी जो रेट चल रहा है, जो लास्ट 5 डिकेड से जो रेट से डेवलपमेंट हो रहा था, अगर उसी रेट से डेवलपमेंट होता है तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.6 बिलियन तक 2050 तक बढ़ेगी। ठीक है। और उसके बाद में 2100 तक अपने आप डिक्लाइन होने लगेगी और 7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और अगर हम कुछ मेजर्स लेते हैं, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन के मेजर्स हो गए, या जेंडर इक्वालिटी के मेजर्स हो गए, या एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने पे काम किया जाए, जैसे रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया जाए, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसमें मतलब इसमें बेसिकली 2 सिनेरियोज डिस्कस किए थे। तो अगर ये फैक्टर्स अपनाए जाते हैं तो पॉपुलेशन पीक 8.5 बिलियन तक होगा 2040 तक, और फिर डिक्रीज़ होके 6 बिलियन रह जाएगा 2100 जो हमारा ईरा है तब तक। ठीक है। तो हम देख सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस ईरा जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन होगी। अगर हम सेकंड सिनेरियो के हिसाब से अगर चीज़ों को अडॉप्ट करें, तो अगर कुछ मेजर्स हम अडॉप्ट करें तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो सकती है अल्टीमेटली। ठीक है। फिर पॉपुलेशन प्रिडिक्शंस जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब जो एक पॉपुलेशन बॉम्ब वाला जो फियर है, ये जो मेटाफर पहले यूज़ किया जाता था, उसको उन्होंने कहा है कि इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक थिंग जो प्रिडिक्शंस हैं। ठीक है। और ये कभी पॉपुलेशन अकेला, अगर हम कहें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ये सस्टेनेबिलिटी के लिए या क्लाइमेट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। मेजर प्रॉब्लम होती है जो लग्जूरियस कंजप्शन होता है ना, जो रिच पीपल होते हैं उनका लग्जूरियस कंजप्शन होता है, वो एनवायरनमेंट को हमेशा नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसी पर्टिकुलर चीज़ की इसमें बात की गई है। और इसके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर मैं इसके पर्टिकुलर सल्यूशंस की बात करूं तो सल्यूशन सबसे पहला तो यही है कि रिसोर्सेज जो हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि जब रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ेगी। इनकम अल्टीमेटली हम कहें तो इनकम है सबकी, वो इंक्रीज़ होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, और उससे अल्टीमेटली जो फैसिलिटी है ना, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो दूसरी अदर फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी, और उससे अल्टीमेटली जो फीमेल है उनके जो राइट्स हैं वो हम सेव कर पाएंगे। तो उसी चीज़ की बात की गई है कि जो ये पॉलिसीज़ है, अब मतलब जो हमारे पास में रिपोर्ट आ गई, जैसे इसके अलावा और क्या रिपोर्ट थी, एक यूएन की रिपोर्ट भी आई थी, यूएन रिपोर्ट आई थी 2022 की पॉपुलेशन को, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट को रिपोर्ट थी ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट। एक हमारा रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है। ठीक है। प्लस ये थर्ड रिपोर्ट हो गई हमारी अर्थ फॉर ऑल। तो इन तीनों रिपोर्ट्स का यूज़ करके हम एक बेटर आउटकम निकाल सकते हैं उससे, और इस तरीके से हम पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो फ्यूचर फेसिंग हो और डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका अच्छे से यूज़ कर पाए। ठीक है। और इसका ये भी है कि मतलब हमें जो कल्चरल चेंजेस हैं, वी कैन प्लान फॉर कल्चरल चेंजेस जहाँ पे विमेन को ज़्यादा राइट्स हों, दे कैन टेक डिसीजन, स्पेसिफिकली कौन से डिसीजन, जो रिप्रोडक्टिव डिसीजंस होते हैं, है ना, दे कैन हैव सेफ, हेल्दी एंड नरिशिंग एनवायरनमेंट, और वो अगर उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी तो जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो भी सेव होंगे। प्लस जो इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है कि जो बॉर्डरलेस मूवमेंट है, जैसे अभी जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था ना, और यूके में भी इसको लेके कुछ मैटर चल रहा था बॉर्डरलेस मूवमेंट का, तो क्या इंडिया भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है? ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो
इस पर्टिकुलर जो हमारे पास में रिपोर्ट्स आई है 3 रिपोर्ट्स, इनके बेसिस पे इन क्वेश्चंस के ऊपर भी वो डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसका जो क्रक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको बता दिए, जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो पॉपुलेशन को हमेशा एक नेगेटिव एंगल से देखा जाता है उसको ये एक पॉजिटिव एंगल प्रोवाइड करता है। ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में बेसिकली कुछ पेटिशंस आई थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, और उन पेटिशंस में यही कहा गया था कि जो फीमेल है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और उनको प्रॉपर इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन कई बार जो गर्ल्स हैं उनका जो स्कूल से ड्रॉप आउट है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो एक प्रॉपर पॉलिसी लेके आए इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा सा आर्टिकल था पर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, स्पेशली जो ये मतलब हम कह सकते हैं जो विमेन एम्पावरमेंट है उसकी बेसिकली बात करता है, और प्लस जो फीमेल एजुकेशन है उससे भी रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो आपका GS1 और GS2 दोनों से ही ये पर्टिकुलर जो ये आर्टिकल है ये लिंक हो गया। ठीक है, तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया है, तो ये पॉलिसी को क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो फीमेल है उनको लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हो, प्लस उसका सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म भी हो, जैसे स्कूल्स में वेंडिंग मशीन वगैरह रहती है ना, उन सबकी अवेलेबिलिटी हो प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो इससे रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें इंश्योर होना ज़रूरी है। फिर एडिक्वेट टॉयलेट्स जो हैं वो भी होने चाहिए, फीमेल वॉशरूम्स है वो भी होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो पेटिशन आई थी उसमें यही कहा था कि बिकॉज इट इज़ द मेन कॉज ऑफ ड्रॉप आउट्स इन गर्ल्स, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। इसी की पर्टिकुलर जो ये पॉलिसी है ये आनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि राजस्थान में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके एक पॉलिसी है, एक योजना है, वो कौन सी है, या फिर चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, उड़ान योजना है राजस्थान में। ठीक है, उसमें जो गर्ल्स हैं उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्कीम है वो नेशनल लेवल पे भी लाई जा सकती है, इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात की गई थी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है फिनलैंड की जर्नी टू ज्वाइन नाटो। ठीक है, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है वो मैंने पहले डिस्कस किया था कि नाटो चाहता है कि इंडिया नाटो में पार्टिसिपेट करे, मतलब इंडिया को काफ़ी नाटो मतलब स्पेशली जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको लेके इंडिया एक नाटो को सपोर्ट करे, यूक्रेन को अल्टीमेटली सपोर्ट करे, ये नाटो चाहता है। प्लस रशिया ने भी जो उसकी पॉलिसी है उसमें कह दिया है कि इंडिया और चाइना जो दोनों रशिया के मेजर एलीज हैं। ठीक है, तो यही ये पर्टिकुलर, अब जैसे इस आर्टिकल की मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है कि रिसेंटली जो फिनलैंड है, जो फिनलैंड कंट्री हमारी नॉर्डिक कंट्री है, मैं अगर जैसे थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप से बताऊं तो ये जैसे हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया, और यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है उनकी बेसिकली बात हो रही है, तो यहाँ पे फिनलैंड आता है। ठीक है, और फिनलैंड जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो बॉर्डर है, मतलब मोर देन 1000 किलोमीटर्स की जो बॉर्डर है वो शेयर करता है रशिया के साथ में। और जो नाटो है बेसिकली वो यूएसएसआर के ही अपोज में बनाया गया था, जब रशिया यूनाइटेड जो स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन जो था उस टाइम पे जो नाटो है उसका निर्माण किया गया था। तो नाटो क्या है
इंडिया का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो फिनलैंड ने ज्वाइन किया, हम बेसिकली उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में, इसके अलावा एक आर्टिकल आया था, इन दोनों आर्टिकल्स में बेसिकली फिनलैंड और रशिया के जो रिलेशंस थे उनकी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किया गया है, पर वो चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया का इस पर बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उससे वो कैसे चेंज होंगे। जो इंटरनेशनल सिनेरियोज है फिनलैंड का नाटो को ज्वाइन करने से, क्या उससे स्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, या क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे इंटरनेशनली एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो। क्योंकि जब वॉर वाली सिचुएशन होती है तो सारी कंट्रीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे अफेक्ट होती है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और नाटो क्या है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाटो का बेसिकली हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और ये मिलिट्री अलाइंस है 1949 में बेसिकली बना था। तो ये यूएस, कनाडा और बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलके बनाया था। आज की डेट में इसमें 30 मेंबर्स हैं और जब से फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया है अब इसके 31 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सोवियत यूनियन, क्योंकि 1949 में बना था तो उस टाइम यूएसएसआर जो था वो सोवियत यूनियन कहलाता था, जो रशिया था वो सोवियत यूनियन कहलाता था। तो उससे एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नाटो का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो बाद में टाइम टू टाइम इसमें दूसरी कंट्रीज़ भी ऐड हुई, जैसे लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है, एस्टोनिया हो गया। ये सारी जो कंट्रीज़ है, प्लस पोलैंड हो गया, ये सारी रशिया से बॉर्डर शेयर करती है। और आज के टाइम पे पोलैंड भी फिनलैंड भी इसका पार्ट बन गया। तो हम कह सकते हैं ये जो कंट्रीज़ है ये सारी कंट्रीज़ रशिया से अपनी बॉर्डर शेयर करती है और फिर भी ये नाटो का पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने जो कह सकते हैं इनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट देख रही है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देख रही है, इसीलिए इन्होंने नाटो ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली नाटो जो है ये फ्रीडम और सिक्योरिटी इंश्योर करता है इसके जो भी मेंबर्स हैं, और मिलिट्री मेजर्स और पॉलिटिकल मेजर्स लेता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड जो है उस पर बेस्ड है। फिर इसके जो खुद के एसेट्स की बात करूँ तो इसके पास में बहुत कम फोर्सेस और एसेट्स है। इसमें बेसिकली 3/4 अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो यूएस के हैं और इसके खुद के रिसोर्सेज और एसेट्स काफ़ी कम है। और इसका जो आर्टिकल 5 है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बात करता है कि इट बाइंड्स मेंबर्स टुगेदर कमिटिंग देम टू प्रोटेक्ट ईच अदर। मतलब जो भी मेंबर्स हैं उनको एक सिंगल एंटिटी में ये उनको बाइंड करता है और इसका ये कमिटमेंट होता है कि अगर किसी भी एक मेंबर पे अटैक होता है तो सारे मिलके, सारी जो कंट्रीज़ है, सारे मेंबर्स एक साथ मिलके उसको अपोज करेंगे। मतलब ये एक सॉलिडेरिटी की जो स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी उसकी बात करता है, ठीक है। फिर इसमें एक कन्वेंशनल डेटरेंस मेजर भी लिया जाता है जो प्रोफेसर जॉन महीसर जो इनके थे 1983 में आया था ये कन्वेंशनल डेटरेंस। उसमें ये होता है कि जहाँ तक हो सके मतलब वॉर है उसको अवॉइड करने पे बेसिकली इसमें कहा गया है कि क्योंकि उसकी जो कॉस्ट और जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो उससे फ़ायदे हो सकते हैं। मतलब अगर कोई वॉर होता है तो जनरली वॉर इसी हिसाब से किया जाता है कि उसके कुछ एंटिसिपेटेड कुछ बेनिफिट्स होंगे, पर इसमें यही कहा गया है कि अगर वॉर होता है तो उसकी जो कॉस्ट है और उसके जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बेनिफिट्स, ठीक है। तो वॉर जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करने का इसमें मेजर लिए जाते हैं। अब फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया तो उसको क्या फ़ायदा होगा, तो एक तो वो काउंटर कर पाएगा रशिया को और कोई भी अगर उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, जो एडिशनल सिक्योरिटी है वो हो जाएगी नाटो की। फिर ये जो अलाइंस है जो नाटो है उसकी पोजीशन को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि जो रशिया से बॉर्डर है जो फिनलैंड है वो मोर देन 1000 किलोमीटर शेयर करता है, तो उससे जो नाटो है उस अलाइंस उसकी पोजीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। अब हिस्टोरिकली बात करें तो 1948 में यूएसएसआर और फिनलैंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। इस एग्रीमेंट में बेसिकली फिनलैंड ये डिसाइड किया था कि फिनलैंड एक न्यूट्रल कंट्री रहेगा। इसमें फिनलैंड की न्यूट्रलिटी की बात की गई थी और उसमें ये फिनलैंड ने कहा था कि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो सुपर पावर्स है, उस टाइम पे 2 ही सुपर पावर्स थी बेसिकली यूएसए एंड यूएसएसआर, तो वो इन दोनों पावर्स में से किसी के भी साथ नहीं रहेगा और एक न्यूट्रल पोजीशन अपनाएगा। यही बात हुई थी 1948 में एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस में। फिर
फिनलैंड ने 1994 में, जब हम कह सकते हैं यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1989-90 में, तो उसके बाद में 94 में नाटो को फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन तो नहीं किया, पर उसके साथ में एक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बेसिस पे आज के टाइम पे भी फिनलैंड नाटो को काफ़ी सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी, और इसके जो रिसोर्सेज हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी इफेक्टिवली यूज़ होते हैं फिनलैंड के, ठीक है। और इनहेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर भी नाटो का ये बना हुआ है। तो जो जैसे जो नाटो के ऑपरेशंस हुए थे इराक में, बाल्कन्स में, अफगानिस्तान में, उसमें भी फिनलैंड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम देख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम का फिनलैंड में कैसे फ़ायदा हुआ, और मतलब इससे नाटो को कैसे फ़ायदा हुआ है इतने टाइम से भी। और अब जब फिनलैंड नाटो का फुली पूरा मेंबर बन चुका है, तो अब इससे फिनलैंड को भी फ़ायदा होगा। जैसे इसको एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स, एक कलेक्टिवली एक काउंटर मेजर्स ले पाए गए रशिया के खिलाफ, है ना। तो ये सब फिनलैंड को फ़ायदे हो जाएंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि रशिया और नाटो, ये जो इनकी जो साइकिल है ना कि मेजर्स और काउंटर मेजर्स की, इस साइकिल को बेसिकली ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब रशिया ने जैसे ये कहा है कि जैसे फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन किया है, तो रशिया कोई काउंटर मेजर्स ले सकता है। क्योंकि अगर ये साइकिल चलती रहेगी तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी है, एक इनस्टेबिलिटी है, वो क्रिएट होती है ग्लोबली। और उस इनस्टेबिलिटी से अल्टीमेटली जो पुअर कंट्रीज़ है, जो वल्नरेबल कंट्रीज़ है, वो सफ़र होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो मेजर्स और काउंटर मेजर्स की, और बायलैटरल डायलॉग बेसिकली होने चाहिए। नाटो नहीं, फिनलैंड और रशिया में भी अगर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं तो उनको बायलैटरली उसको सॉल्व करना चाहिए, बजाय कि किसी पर्टिकुलर जैसे नाटो का सहयोग लेना। ठीक है, वो सही बात है, पर फिर भी जितने इश्यूज बायलैटरल डायलॉग से सॉल्व हो सकते हैं उसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ जो नाटो मेंबर्स हैं वो भी अभी यही चाहेंगे कि जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि उससे अल्टीमेटली सबको नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आपने अभी सुना होगा कुछ टाइम पहले कि जो रशिया जो है वो बेसिक मेजर गैस सप्लायर है, तो उसमें जो गैस पाइपलाइन है, रशिया ने अपनी सप्लाई जो है गैस की वो भी काफ़ी कम कर दी है। तो इससे अल्टीमेटली नुकसान सारी कंट्रीज़ को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बायलैटरल डायलॉग बेस्ट मेजर्स होते हैं। प्लस दूसरे जो नाटो मेंबर्स हैं वो भी आ सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, और वो भी कह सकते हैं, वो भी एक स्टेबिलिटी वाली भूमिका निभा सकते हैं। साथ में जो इंडिया है वो भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है स्टेबिलिटी को और पीस को इंश्योर करने में, ठीक है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।